चलो कर्वेचर क्या 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 होता है? कर्वेचर आप लेंस का कर्वेचर तो कितना कर्व है उसे क्या बोलते हैं? कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो किस लेंस का यूज करता है? कॉन्वेक्स। हाइपरमेट्रोपिया अगर हो जाता है तो किस लेंस का यूज करता है? कॉन्वेक्स। कौन से लेंस का यूज करता है? कॉन्वेक्स। गुड, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है। कन्वर्ज का मतलब क्या क्या हुआ? बहुत सारी लाइटें आती हैं उसे इकट्ठा कर देना, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। ठीक है। कल टेस्ट हुआ था। मैंने इसका टेस्ट किया था 10 नंबर का। क्या क्या क्वेश्चन था उसमें इसको इसकी वो बतानी है, वो बताने कॉजेस, करेक्शन और डायग्राम दोनों के बताने थे। और 8 नंबर का क्वेश्चन था और दूसरा था कि एक बच्चा है वो कॉपी में लिखा हुआ पढ़ सकता है पर बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता। तो उसको क्या हो गया है? क्या हो गया? उसको मायोपिया हो रहा है। नहीं, मायोपिया में तो नजदीक का दिखाई देता है ना। हाँ तो उसको जी कॉपी दिखाई दे रही है और ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, हाँ तब ठीक है। और उसकी करेक्शन बतानी थी तो वो क्या कॉनकेव लेंस गुड करेगा। गुड, सही है। वो 2 नंबर का था। ठीक है। हाँ, तो जो हम लोग क्वेश्चन पूरा ही आता था। तो हम लोग जो क्वेश्चन किए थे ना मंगलवार को, नहीं क्वेश्चन हम बोले थे आपको क्या होता है, इसके रीजन क्या होते हैं, ये कैसे ठीक होता है, मतलब रीजन मतलब कॉजेज, वही सारा आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके टेस्ट में। और जो टीचर ने पूछा है ना, जो हमने लिखा है उतना ही आपको याद रखना। और ये डायग्राम समझने के लिए है। ठीक है। डायग्राम हमने आपको समझाया था लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो आप डायग्राम एडिशनली बना लेना। ठीक है। और फार पॉइंट और नियर पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। और एक और है कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? बताएं। कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है? हाँ, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है कन्वर्जिंग लेंस? नहीं, चश्मा लगा बनी ना। ये कन्वर्जिंग लेंस दिखा दृष्टि स्क्रीन पे? कन्वर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस को। अभी रुको, एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे ही देखना। ये दिख रहा है आपको, ये वाला इमेज?
दृष्टि। हाँ, तो ये देखो हमारा है कन्वेक्स लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस, ये वाला है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये देखो इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और ये कन्वर्ज होके बिल्कुल एक पॉइंट पे मिल रही है। तो कन्वेक्स लेंस को क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड। और ये देखो है ये डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल जो लाइट, हाँ ये पैरेलल लाइट आ रही है और ये मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, ये लेंस के पार होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और ये सिम्स होती हैं एक फोकस पे मीट करते हुए पीछे की तरफ। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग समझ में आया? हाँ। गुड। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होता है, कोई आइडिया है? प्रेस बायोपिया सी नंबर देखो, और कुछ पूछना है इसमें? अच्छा जो मैंने रिवीजन करे थे। कौन से चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर में पूछना था जब मैंने रिवीजन। हाँ तो उसे पहले पूछो, रुको निकालता हूँ उसे। नहीं, हाँ उसको संडे को कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, जो पूछने वाला काम है संडे को। मैं सेकंड चैप्टर भी कर लूंगा। ठीक है। और क्वेश्चन तो आपने भेजा नहीं आज आंसर, आज रिवीजन नहीं हुआ है कुछ भी? नहीं तो मैथ का भी नहीं हुआ? मैथ का क्या? जो पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा है उस मैथ का रिवीजन भी तो करना था ना, उसका भी मेरे पास ही भेजना है। विष्णु भैया के पास अगर वो नहीं कहते हैं ऐसा, तो वो भी मेरे पास ही भेजना है आपको। कोई एक रोज भेजना है, कम से कम एक चैप्टर का एक रिवीजन तो करना ही है जो आपने पढ़ा है। अगर मैथ में रिवीजन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के सारे फार्मूले लिखने। आज शाम को भेज दूंगी। हाँ, अगर आप मैथ 8 बजे के बाद, ठीक है, अगर आप मैथ का रिवीजन कर रही हैं तो सबसे पहले उसमें उस जो चैप्टर पढ़ रही हैं उसमें जितने सारे फार्मूले हैं, है ना, उस फार्मूले को लिख के भेजना है और हर फार्मूले से एक दो क्वेश्चन लगा के भेजना है। या पहले तो फार्मूले लिख दो और एक एक्सरसाइज का हर एक टॉपिक का अब तो सारे क्वेश्चन लगाओ, जैसे मन करे वैसे रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगाओ या देखो जो आ रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है उसको लगा लो, लेकिन फार्मूले सारे भेजने हैं। और कम से कम हर टाइप से एक दो क्वेश्चन तो भेजने ही है, हर क्वेश्चन, और बाकी आप लगा के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ के जो भी आपको लगे कि ये दिक्कत आ रहा है उसको भेजना है। दृष्टि हम हल्के में नहीं ले सकते बोर्ड को। आपको मेहनत करना पड़ेगा, भले 1 घंटा सो लो दिन में, लेकिन 1 घंटा ज्यादा पढ़ना है। और पूछूं? मायोपिया का कॉजेज बताओ। मायोपिया का कॉजेज आई बॉल में आई बॉल बड़ी हो जाती, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। गुड। और कर्वेचर ऑफ लेंस का, हाँ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस होती है वो हमारी की कर्वेचर ज्यादा हो जाती है। कर्वेचर का मतलब ये हुआ वो ज्यादा गोल हो जाती है। 1 मिनट, ये मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ दृष्टि आंखों का, ये देखो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, आंखें, ये लेंस है हमारा, ठीक है।
देखो क्रिस्टलाइन लेंस लिखा है ना, और जब इसका कर्वेचर, जब हम आंखों को सिकुड़ाते हैं तो ये देखो लंबा है ना थोड़ा, तो ये थोड़ा और गोल टाइप का हो जाएगा, ऐसे ऐसे गोल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और जब हम आंखें ऐसे फैला कर देखेंगे दूर की चीजों को देखने के लिए, हम क्या करते हैं, आंखों को फैलाते हैं ना, तो जब आंखों को फैलाएंगे तो ये वाला ऊपर का हिस्सा खींचेगा और ये वाला नीचे का हिस्सा खींचेगा, तो हमारी ये जो होगा, ये आंखें लेंस हमारी थोड़ी ऐसी हो जाएंगी। और जब ऐसी हो जाएंगी तो हम इसका जो कर, देखो इसमें कर्व कम कम है ना, कर्व मतलब क्या होता है, घुमाव। हाँ, हाँ, कर्वेचर, कर्व मतलब घुमाव समझ लो, तो जिसमें जितना ज्यादा घुमाव होगा उसका कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो तब इसका कर्वेचर ज्यादा है और इसका कर्व क्या है, कम है, ठीक है, और इसका ज्यादा है। चलो मैंने ना इसका डायग्राम भी बनाया है, गुड आई का। गुड गुड, भेजो। हाँ भेज देना। याद है सारी चीजें, कौन किसे बोलते हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस। इसमें आपको और 3 मैंने इसके डेफिनेशन भी लिखवाई है सारे की। अच्छा, डिफिनीशन डिफिनीशन भी याद रहेगा ना, तो सारी चीजें, जैसे कॉर्निया है तो हमारी आंखों की ये जो सबसे बाहरी ऊपर से जो दिखती है ना, व्हाइट मेम्ब्रेन टाइप का, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। अब वो देखना हमारी आंखें कैसी होती हैं, जैसे गोल टाइप की होती है ना, बल्ज टाइप की। अब ये हमारे देखने, ये बस भैया जो आंखों के बीच में होता है प्यूपिल, हाँ उसी से दिखता है ना हमको, और हाँ, किसी से नहीं दिखता। ये प्यूपिल लेंस से दिखता है, कॉर्निया तो बस आंखों को, कॉर्निया बस समझ लो आपके पास जो टॉर्च है ना, टॉर्च है, अब टॉर्च के ऊपर का जो एक शीशा लगा रहता है आगे बिल्कुल, बस समझ लो वो कॉर्निया है, और जो अंदर बल्ब लगा रहता है वो हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है। और जो उसमें तार लगे रहते हैं, वायर वगैरह, वो हमारे ऑप्टिक नर्व हैं, वही तो सूचना पहुंचाते हैं ना हमारे दिमाग को कि हाँ हमारी आंखें ये सारी चीजें देख रही हैं। नर्व्स का मतलब होता है ऐसे वायर जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नर्व्स, ठीक है। हाँ नर्व बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं उसे। चलो, मेरे भी अभी भी आंखों में दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। अब देखो आपकी आंखों में ये जो दिक्कत आई है वो क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये समझ में आया, आंख आपने पढ़ा, नहीं आ रहा, मुझको दूर का भी दिखाई देता है, पास का भी दिखाई देता है। नहीं आपकी आंखें लाल हुई है ना, ये क्यों हुई है, मेरी आंख लाल भी नहीं हो रही। मतलब ये जिसकी आंखें लाल हो रही हैं, ये जो देखो इसमें ये लिक्विड है ना, एक्वस ह्यूमर, मेरे को आई फ्लू नहीं हो रहा। मतलब जिसको भी आई फ्लू हुआ होगा तो हमारे आंखों के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें वो एक तरह से समझो इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं या किसी तरह से उसका कलर रेड हो जाता है। जब मान लो नदी का पानी बिल्कुल साफ रहेगा तभी तो हमें चीजें दिखाई देंगे। अगर मान लो बाल्टी में पानी है तो समझो, एक बार सपोज करो बाल्टी में पानी है, अगर बाल्टी बिल्कुल साफ रहेगा, पानी बिल्कुल साफ रहेगा तो हम बाल्टी के बिल्कुल सतह को देख सकते हैं ना, पेंदी को, बॉटम को, हेलो। लेकिन अगर पानी गंदा रहेगा तो हम बिल्कुल पेंदी को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो वैसे ही हमारी आंखों में जो लिक्विड है एक्वस, ये सब पानी के जैसा, ये क्रिस्टल है, जेली के जैसा, जो हम वो खाते हैं ना, टमाटर वाला जो भी खाते हैं उसी के जैसा ही होती है, लेकिन ये इतनी क्लियर होती हैं कि इसके हम आर पार देख सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होती है, जिस शेप में चाहे उस शेप में हम इसे ढाल सकते हैं।
जेली होती है ये वाइट वाइट। हाँ, हमारी आंखों की जो लेंस है ना ये सब जेली टाइप की होती हैं। मतलब वो समझो एक तरीके से सॉस होता है। अरे सॉस नहीं, एक और टॉफी नहीं आता खाने वाला जो, जेली। हाँ जो दबने से दब जाता है, जिस शेप में चाहे उस शेप का, उसी टाइप का होता है ये। समझो सासी जेली। जेली एक नहीं आता जो हम खाते हैं, खाने वाला तो नहीं आता, स्लाइम आती है। पर एक जेली पहले टॉफी आता था जो थोड़ा चिपचिपा, मतलब ऐसे पिल दबने वाला होता था। समझो फ्रूट सॉस है, उसको गोल कर दिया गया, बस इतना ही समझ लो। जो जिसके आर पार चीजें देख सकें। चलो और पूछूं। तो अगर मायोपिया हुआ है तो उसके दो रीजन है। एक तो हमारा कर्वेचर ज्यादा हो गया है, और हमारे आई बॉल क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ठीक है, और इसे करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गुड, इसे हम सही करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और अगर किसी को मायोपिया हुआ है तो उसमें क्या क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, फ्रंट ऑफ रेटिना। गुड। और किसी को हाइपर मेट्रोपिया है, उसमें इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड ऑफ रेटिना। गुड। अभी ये तो आपको पता हो ही गया लगभग, इसमें हमने लगभग पढ़ लिया और पूछ भी लिए। रेटिना क्या 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 होता है, सारे कीवर्ड्स पता करने। रेटिना क्या होता है, जिस पे हमारी इमेज बनती है ऐसे। गुड, वो एक पर्दा टाइप होता है। हाँ, एक ऐसा क्रिस्टल मतलब लिक्विड स्क्रीन जिस पे इमेज बनती है। अच्छा, हाइपर मेट्रोपिया के क्या लक्षण क्यों होती है, क्या खोज होते हैं, इसके कॉज होते हैं जो, एक मिनट, उसमें ना द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लो, फोकल लेंथ हाँ वो बढ़ जाता है, गुड। और आई बाल्स क्या क्या हो जाते हैं, वो आई बाल छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा फोकस लेंथ बढ़ जाएगा तो हम जो भी आंखें हमारी आएंगी वो कहाँ जाके कन्वर्ट होंगी, थोड़ी दूरी पर कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और ये खराब जानती हो कैसे होती है, हमारी आंखें फ्लेक्सिबल होती हैं। आंखों में आपने पढ़ा होगा, ये जो है एक मसल्स होता है, सिलेरी मसल्स, ये जो सिलेरी मसल्स होती है यही हमारे आंखों के कंट्रोल करती है, इसे रेगुलेट करती है। जब छोटा करना हो तो छोटा, और जब बड़ा करना हो तो जब छोटा करना हो। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आंखों को जब छोटा करना हो नहीं, अगर मान लो हमें दूर का देखना है तो हम आंखों कैसे तानते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं, तो जब स्ट्रेच होंगे, अगर बच्चों के बचपन में काजल लगाते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती है, बड़ी होती हो, बड़ी दिखती हैं। जैसे आपका घर बना हो, ठीक है, अगर घर की रंगाई पुताई नहीं हुई है तो वही कमरा क्या लगता है, छोटा लगता है। अगर उसी कमरे की हम रंगाई पुताई कर दे और नीचे फर्श बना दे तो वही कमरा हमारा क्या लगता है, देखने से बड़ा दिखता है। अगर उसी कमरे को हम साफ सफाई करके ना रखें, है ना, और उसमें हम पुताई उताई करके ना रखें तो वही कमरा हमारा कैसे दिखेगा, लगेगा कितना छोटा है। और जैसे ही हम अगर सफाई कर देते हैं, रंगाई पुताई कर देते हैं, नीचे का फर्श भी साफ कर देते हैं तो वही कमरा हमको बड़ा दिखता है। ठीक है, तो हमारी आंखें भी वैसी हैं। जब हम काजल लगाते हैं
काजल लगाते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी दिखने से बड़ी दिखती हैं, लेकिन उनका साइज वही रहता है, बस वो बड़ी दिखने लगती हैं। और आंखों से हमारी आंखों की काजल लगाने से हमारी आंखों की खूबसूरती भी बन 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 जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो देखने से बड़े बड़ी लगती हैं और बड़ी आंखें खूबसूरत दिखती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हम ये होती है कि हमारी आंखों में थोड़ी चमक आ जाती है, क्योंकि वो जो काजल लगाते हैं ना वो चमकता है ना। हाँ। और चमकता है, और वो काजल हमारी आंखों को फायदा भी पहुंचाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो भी होते हैं, गंदा पानी वगैरह जो भी होता है, वो आंखों को सारा साफ कर देता है, वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए काजल लगाया जाता है। काजल से हमारी आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हमारी आंखें से चमकने लगती हैं। तो इसके एस्थेटिक भी यूज है और हेल्दी यूज भी है। काजल लगाने से हमारे आंखें स्वस्थ भी होती हैं। जो पहले के लोग करते थे वो एस्थेटिक भी होता था और यूजफुल भी होता था। हाँ, जो पहले करते थे एस्थेटिक, जैसे मान लो साफ सफाई के लिए पहले गोबर का यूज करते थे, तो वो सब लिपाई होती थी घर पे। हाँ, घर के अंदर लिपाई करते थे रोज। हाँ, रोज लिपाई होती थी, तो एस्थेटिक भी होता था और हेल्थ के पर्पज से सही भी होता था। हाँ, और उस पे अपनी आर्ट भी बनाती थी औरतें। हाँ, ब्राउन कलर और व्हाइट कलर से बनाती थी। हाँ, उसे नेचुरल कलर बोलते हैं, जो नेचर से हमने प्राप्त निकाला हुआ है। जैसे किसी ने कोई पत्ते का रंग, आपने देखा होगा जो नेचुरल कलर होती हैं वो बहुत ज्यादा चढ़ता है। जैसे आपने मेहंदी का पत्ता पीस के लगाओगी तो उसका जो कलर आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो आपकी आंखों का। हाँ, और जो हम बाहर से लगाते हैं केमिकल मिक्स होती हैं, तो इसमें उतना कलर नहीं आता ज़्यादा, और उसमें चमक भी थोड़ी कम आती है। और कोई ऐसा होता है कि वो आँखों किसी के हाथ में वो रिएक्शन कर देता है, एलर्जी टाइप का, हाथों में खुजली भी होने लगती है। वो केमिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से मेहंदी लग जाए। हाँ, जल्दी से मेहंदी लग, और जो पेड़ की पत्ती होती है ना, उसकी मेहंदी सूखने के बाद वो एक तो सूखती काफ़ी देर से है और उसका कलर अच्छा आता है। और जो ये हम लगाते हैं बाहर का खरीद के, तो ये वो 5 मिनट में सूख जाती है और कलर भी तेज की आता है। हाँ, अभी आप लगाओ, अभी लगा के थोड़ा सा इधर उधर घूम लो, सूख के खत्म हो गई, अब कलर भी आ जाता है उसका। हाँ, और पहले लोग शैम्पू की जगह पे रीठा यूज करते थे। हाँ, और एक सफेद सफेद मिट्टी होती है, उसे पता ना कौन सा मिट्टी बोलते हैं, पीले कलर की। क्या? मुल्तानी मिट्टी। हाँ, मुल्तानी मिट्टी। तो वो मुल्तानी मिट्टी में केमिकल नहीं होता था, तो वो सही भी होता था, साफ सफाई भी हो जाती थी। आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मुल्तानी मिट्टी के, लेकिन वो काफी महंगे आते हैं। मुल्तानी मिट्टी की ये जो हमने जो रेगुलर क्रीम लगाते हैं ना, रेगुलर साबुन यूज करते हैं, उसके उसके बाद से उसके अलग से एक मुल्तानी मिट्टी का कोई प्रोडक्ट आता है, साबुन वगैरह क्रीम वगैरह, वो काफी महंगे आते हैं। निविया का भी आता है ऐसा, तो वो हनी वाला, केसर वाला। तो ये आजकल के जो आजकल हम उसी को मतलब पेस्ट बना के लगा रहे हैं, और पहले लोग खुद से बनाते थे, खुद से लगाते। देखो पहले चंदन का पाउडर नहीं आता था, लोग पत्थर पे घिस के उसी चंदन को पत्थर पे घिसते थे और फिर लगाते थे। अब ऐसा हो गया कि पाउडर आ गया, पानी डालो घोलो हो गया, इंस्टेंट हो गया, सब कुछ बना बनाया। हाँ, बना बनाया हो गया, और लोगों के पास डिमांड भी तो ज्यादा हो गया। अब हर मंदिर में जाओगे तो आपको चंदन मिलेगा। इतना चंदन आता कहाँ से है? प्योर चंदन थोड़ी होता है। हाँ भैया, उसमें इतनी ज्यादा खुशबू आती है। इतना चंदन कहाँ से आएगा बताओ? तो कुछ महंगा आता है वैसे भी तो चंदन बहुत। हाँ, अब इतना महंगा आता तो सबको चंदन तो लगाते नहीं। अगर ओरिजिनल चंदन होता, जो महंगा आता है ओरिजिनल वाला जो बिल्कुल प्योर चंदन है, तो इतना फ्री में लगाते तो नहीं।
अब देखो जहाँ भी जाओगे आपको चंदन लगा देंगे, टीका लगा देंगे, कहेंगे कि ये चंदन है, पता ना वो चंदन रहता भी है या नहीं रहता। वही 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 चंदन आप ठंडक तो मिलती है उसको लगाने से। हाँ तो कुछ केमिकल भी तो डाल सकते हैं ना, जैसे वो नाइसिल पाउडर आता है। हाँ। तो उसमें ऐसा कुछ थोड़ी है चंदन वगैरह जो आपको ठंडा पहुंचाए, उसमें कुछ ऐसा डाल दिया जाता है जो आपको ठंडा पहुंचाता है, वो बर्फ वगैरह उसमें कुछ भी नहीं हो रहा रहता, बस उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं। जैसे वो एक हमने साइंस में पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड का पढ़ा था, तो वो जब वाटर से रिएक्शन करता है तो एक्सोथर्मिक होता है ना, तो वो क्या करता है हीट को रिलीज करता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं जो हवा से रिएक्शन करने के बाद कौन सा इंडोथर्मिक बन जाते हैं, यानी वो हमारे शरीर से टेम्परेचर को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे ही वो हवा से रिएक्शन होगा, पानी से रिएक्शन होगा, तो उसे हीट की जरूरत पड़ेगी। अब वो हीट कहाँ कहाँ से लेगा, हमारे बॉडी से, और जब हमारी बॉडी से हीट लेगा तो हमें जहाँ वो पाउडर लगा रहेगा उसके आसपास एरिया से हीट ऑब्जर्व करेगा, और जब हीट ऑब्जर्व करेगा तो उस उतने एरिया में हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, अगर वही हम उसकी जगह कोई ऐसा चूना रख दें अपने हाथ पे, या कोई भी ऐसी चीज रखें, तो अगर हम चूना ही रखते हैं तो जब वो उसमें पसीना होगा, हमारे हाथ में पसीना होगा या गले में पसीना होगा, हवा लगेगी, तो उतनी एरिया में कैसा फील होगा, जलन टाइप का फील होगा, है ना। अगर जो जिम में चूना यूज करते हैं ना डंबल उठाने के लिए, हाँ, ताकि हाथ फिसले ना, हाँ तो रोड को पकड़ने से, तो जब अगर हमने चूना लगा लिया और फिर पानी में हाथ डाल दिया तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, फिर हीट रिड्यूस होगी तो हाथ फट जाएगा। हाँ, हाथ हमारी जब वो एक्सोथर्मिक होगा तो हमारी हाथें क्या होंगी, जलन फील करेंगे। और जो ये पाउडर लगाते हैं ना, इसमें कुछ ऐसा केमिकल्स डालते हैं जो पसीने से और हवा से मिलकर रिएक्शन करे तो इंडोथर्मिक हो, यानी हीट को एब्जॉर्ब करे। और जो जिम में पाउडर लगाते हैं ना, वो यही वाला सिंपल पाउडर होता है, वो ठंडा नहीं पहुंचाता, बस वो पाउडर होता है जो हाथ के फिसलन को कम करे। ठीक है, तो वही वैसा पाउडर होता था ना जो रोड के ऊपर डालते हैं जहाँ पे हम भागते हैं, तो वो तो चूना होता है ना। वही तो बता रही हूँ। देखो एक चूना होता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो हम घर घर में लगाते हैं, सफेद सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अलग अलग टाइप के चूने आते हैं, मतलब एक चूना जो सिंपल चूना है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम दो चीजें जानते हैं और पढ़े हैं। इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक बिल्कुल पाउडर टाइप का आता है, वो भी चूना ही टाइप, वो भी चूना होता है। अब उसी में केमिकल मिला देंगे तो थोड़ा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, या और जिस कलर में चाहे उस कलर में बना सकते हैं, जैसे भी हो सकता है दोनों सेम ही हो, जो रोड पे लगाते हैं वो और जो जिम में लगाते हैं वो, बाकी पर्पज दोनों का सेम ही होता है। बस ये वहाँ जो रोड पे लगाते हैं उसका पर्पज यही होता है कि मार्किंग हम करें, और जिम में लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हाथ के पसीने को कि क्या करे, वो सूख ले, है ना। बस चलो, अब पर्जो बाइपिया पढ़ते हैं। पर्जो बाइपिया क्या होता है, ये यही कंडीशन होगा, ठीक है। पर्जो बाइपिया में जो हमारे इसमें पी साइलेंट है, नहीं, उसे पढ़ना है हमें। पर्ज बाइपिया पढ़ेंगे, या प्रेस बाइपिया हाँ, या प्रेस बायोपिया या प्रेज बायोपिया, दोनों पर पढ़ सकते। इसमें साइलेंट नहीं है, देखिए क्या नहीं, साइलेंट नहीं है, तुमको दिखा रहा हूँ तुम्हें। तेज बायो
देखो लिखा ना, प्रेसबायोपिया, है ना। कहाँ पे? ये जो देख, यहाँ यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है देखिए। देखो इसमें लिखा है ए रिड्यूस एबिलिटी, a reduced ability to focus on near object caused by the loss of elasticity of crystalline lens। जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। कब? 45 साल के बाद। तो हम पास की चीजों को नहीं देख पाते, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? परजोबाइपिया, परजबाइपिया। अब इसमें देखो, इसमें सेम रीजन, इसी तो डिफिनेशन टाइप का हो गया। अब इसमें दिया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है देखो, एजिंग का मतलब हुआ कि हमारी आयु बढ़ रही है। जब हमारी आयु बढ़ेगी तो हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है दृष्टि? एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एक कमरे में आपके घर में गया और आपके घर में सारे कमरे में लोग रहते हैं। अब मेरे लिए कोई कमरा है नहीं, तो आपके भैया ने, आपके मम्मी ने कहा है कि निखिल तुम भैया को अपने कमरे में एकोमोडेट कर लो, ठीक है, यानी उसमें रख लो। मैं कहूँगा आपके घर में एकोमोडेशन है यानी रहने की जगह। एक तो पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग ये होता है कि हम एक दूसरे को दो तीन लोग हैं आपस में एडजस्ट करके कैसे रहते हैं। तो जो हमारी आंखें, जैसे मान लो हमारी ये आंखें हैं, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, और हमने जो यहाँ पढ़ा था, एक यहाँ क्या होता है, अब ये आंखों को एकोमोडेट करता है। अगर आप हमें दूर का देखना है तो इसकी फोकस लेंस, इसका कर्वेचर, हाँ, ये बढ़ जाती है। और हमें जब दूर का देखना है तो इसी आंख की साइज छोटी हो जाती है, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, और इसकी फोकस लेंस क्या होती है? छोटी हो जाती है। और जब हमें दूर का देखना है तो इसका कर्वेचर छोटा हो जाता है और इसका फोकस लेंस यहाँ आ जाता है, तो हमें दूर की चीजें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द कैपेसिटी ऑफ आइज टू एडजस्ट दियर साइज अकॉर्डिंग टू विजन। मतलब हमें कहाँ देखना है और कहाँ नहीं देखना है, उसके हिसाब से आंखों को एडजस्ट करना, उसके फोकस लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये एकोमोडेशन की पावर होती है घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखें अब उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि जब चाहे तब वो घट सके और बढ़ सके। इस सीधा से एग्जांपल ले लो, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पैरों को, हाथों को, या जितना चाहे उतना हम मोड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे मम्मी पापा बाबा लोग हो गए, तो वो ना ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ना ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना अपने हाथों को मोड़ सकते हैं। यानी अब उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई है? हाँ, कम हो गई है। अब खड़े रहेंगे तो खड़े ही रहेंगे, बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे। अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहे तो घुटनों में दर्द, ज़्यादा देर तक खड़े रहे तो कमर में दर्द। तो वैसे हमारी आंखें हैं, अब उनकी आंखें इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर पढ़ते रहे तो आंखों में दर्द, दूर का देखे तो भी दर्द, पास का देखे तो भी दर्द, है ना। और हमारी आंखें क्या है, हम तो ये बिल्कुल कमरे के बिल्कुल 10 सेंटीमीटर पर करके कमरे में अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं या कहीं भी चलाते हैं, बिल्कुल सट के मोबाइल चलाते हैं, फिर भी हमारी आंखों में कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, क्योंकि उसकी इतनी वो अभी हमारी आंखें ताजी हैं, मजबूत हैं, यंग हैं। वो जैसे चाहे वैसे हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी एज बड़ी हो जाएगी तो हम अपनी आंखों को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाएंगे और हमारी आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा या सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी क्या होती है? एज के साथ डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है,
नियर पॉइंट कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर, हाँ। जब 25 सेंटीमीटर है ये नियर पॉइंट रिसीड हो जाता है, मतलब ये और ज्यादा हो जाता है, तो हमें पास की चीजें और भी नहीं नहीं दिखाई देती हैं। देखो इसमें लिखा है ना, ग्रेजुअली रिसीड, धीरे धीरे और पीछे की तरफ भागता जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर से 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 60 और दूर की तरफ चलता जाएगा। तो मोस्टली लोगों को नजदीक का जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें नजदीक की चीजें दिखाई देनी कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती हैं तो हम आसपास की चीज़ों को आसानी से कंफर्टेबली और डिस्टिंक्टली, कंफर्टेबली मतलब हमारी आंखों पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और डिस्टिंक्टली का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों में डिफरेंस कर पा रहे हैं। हाँ, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, ये रेड कलर है, ये पिंक कलर है ना। और जब हमारी आंखें अच्छी रहेंगी तभी हम डिफरेंस कर पाएंगे, और जिसकी आंखें अच्छी नहीं होंगी वो डिफरेंस कर नहीं पाएंगे कि ये छोटा वाला लड़का है कि बड़ी वाली लड़की है। अगर सेम सेम चेहरा हो गया तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये पापा आए हैं कि ये चाचा आए हैं ना। इसी डिफेक्ट को क्या क्या बोलते हैं, प्रेसोटाइपिया। मतलब इसमें नियर की दिखाई नहीं देती है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो गया है, हमारे आई बालों में बढ़ गए, इसलिए नहीं दिखाई देता। ये किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि हमारी आंखों की एकोमोडेशन पावर खत्म हो गई है। किस कारण? क्योंकि वो हमारी एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, और हमारी नियर पॉइंट थोड़ी सी दूर चली गई है। अब देखो इसमें दिखा है, ये होता क्यों है? हाँ, जो क्लिनसिलरी मसल्स हैं जो आंखों को एडजस्ट करता है, छोटा करना है बड़ा करना है, वो क्या होती है? वो कमजोर हो जाती है। देखो यहाँ लिखा है वो कमजोर हो गई, और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी तो जानती हो, छोटा बड़ा होना, आकार में मतलब शेप में चेंजिंग होना, और डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम। तो उसकी एक तो पहली बात ये हुआ कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और दूसरी बात ये हुआ कि उसके जो सिलरी पॉइंट है वो हाँ मसल्स वो भी वीक हो जाती है। और कभी तो ऐसा होता है कि वो आदमी दोनों से मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों से उसको दोनों बीमारी आ जाती है, दोनों बीमारी से सफर करने लगता है। जब दोनों हो जाएगा तो जब उसे हम करेक्टिव लेंस लगाएंगे तो दोनों को लगाना पड़ेगा। अब एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, आपकी आंखें खराब हैं, आपको क्या हुआ है? कोई आदमी है तो उसको मायोपिया भी हुआ है और हाइपर मेट्रोपिया भी हुआ है। तो हाँ भैया, मेरे दोस्त को हुआ है ना। हाँ ठीक है, तो उसमें बताओ 2 लेंस लगेंगे, कौन कौन? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा, पता नहीं, सोच के बताओ। ऊपर माने मतलब चश्मे का एक ऊपर का हिस्सा होता है और एक नीचे का हिस्सा होता है। तो ऊपर लगेगा कॉनकेव, हाँ, और नीचे कॉन्वेक्स। गुड। क्यों ऊपर वाला हम कनकेव लेंस क्यों लगाएंगे? ऊपर वाले से हम नजदीक का देख लेंगे, नीचे वाले से हम दूर का। नहीं, ऊपर वाले से हम दूर का देखते हैं। हाँ, ऊपर वाले से दूर का देखेंगे, नीचे वाले से पास का। गुड। और मायोपिया में क्या होता है? नजदीक का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता है, तो मायोपिया में क्या लगाते हैं? कनकेव लेंस, है ना। मायोपिया में तो कनकेव लेंस लगाते हैं ना, तो हमें दूर का देखने के लिए कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। तो कनकेव लेंस क्या होगा? ऊपर होगा। अपर पोर्शन क्या होगा? कनकेव लेंस। और जो लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा?
कन्वेक्स लेंस। लोअर पार्ट कन्वेक्स लेंस क्यों होगा? क्योंकि हमें हेप्रोमेट्रिया में पास की चीजें नहीं दिखाई देती है ना। तो पास की चीजों को देखने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई एक ही होती मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तो उस हिसाब से हम कन्वेक्स या कनकेव लगाते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा चश्मा उतारता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और चश्मा पहनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अच्छा, तो उसकी आंखों को ना ऊपर से नहीं, नीचे वाली लेंस से देखना। ऊपर वाली जो लेंस होगी वो कौन सी कनकेव लेंस होगी, तो वो आंखें छोटी कर देती होंगी। जब नीचे वाली लेंस से देखेंगे तो नीचे वाली कन्वेक्स लेंस में डाइवर्ज होती हैं। तो नीचे की तरफ से बैठ के देखना, उसको खड़ा कर देना, करना कि मैं तुम्हें बैठ के देखती हूँ। जब बैठ के देखोगे ना तो उसकी आंखें बहुत बड़ी दिखाई देंगी, ठीक है। मतलब थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी, बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल से थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी। अब इसमें प्रिज्म का पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, आपने कभी सुना है? प्रिज्म? हाँ सुना है भैया। क्या? कोई भी अगर सॉलिड अगर उसे देखोगे ना तो व्हाइट पेज की जो इधर ऐसे बाउंड्री होती है ना वो कलरफुल दिखती है। अच्छा, और हाँ, उसी को प्रिज्म साइड होती है। ये बिल्कुल ट्रायंगल टाइप का होता है प्रिज्म। हम किसी भी चीज को प्रिज्म में बना सकते हैं। प्रिज्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके दो साइड्स होंगे, मतलब उसमें दो मिरर होंगे, ठीक है। ये जो हम रेनबो देखते हैं ना, रेनबो है ना, तो जब रेनबो देखते हैं तो रेनबो कैसे बनता है पता है आपको? जब धूप आ रही होती है और बारिश। हाँ, तो मान लो ये जब बारिश हुआ, जम बारिश होगा, तो हर जगह बारिश की बूंदें ऐसे पड़ी हुई हैं, धरती पे, पेड़ों पे नहीं तो इन्वायरमेंट में वैसे ही बादल बारिश की बूंदें क्या हुई हैं, पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे इस पे लाइट पड़ा, इधर से लाइट पड़ा, ये लाइट की रेज आई, और जब ये लाइट की रेज आती हैं तो ये जो हमारे ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स, ये किसका काम करते हैं? प्रिज्म का। और फिर ये रेनबो बन जाता है। हाँ, जैसे ये लाइट इस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है तो ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। हाँ, 7 कलर में या दो कलर में, 3 कलर में। और वो सर्किल क्यों बनती है? क्योंकि हमारा ये जो ड्रॉप है ये सर्किल शेप का है। तो मान लो यहाँ से लाइट पड़ेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो सर्किल में ही तो जाएगा ना, जिस शेप के ड्रॉप होंगे उसी शेप का। तो इसीलिए हमारा रेनबो सर्किल टाइप का होता है ना। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेनबो। बर्फ वाली जगह पे भी रेनबो बनता है। कहाँ? बर्फ वाली जगह पे भी रेनबो बनता है। अरब बर्फ। हाँ, बर्फ हर जगह बन सकता है, बर्फ का हो या वाटर ड्रॉप्स हो, कोई भी ऐसी चीज जो ट्रांसपेरेंट हो। अगर बर्फ ट्रांसपेरेंट है, इन्वायरमेंट में ट्रांसपेरेंट है, अगर बर्फ आकाश में रुका हुआ है कहीं भी और वो ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से प्रिज्म का काम वो कर सकता है। लेकिन मोस्टली ये वहां बनती है जहां मतलब पानी के ड्रॉपलेट आसमान में रुके हुए हो, या कहीं ऐसी जगह जो थोड़े हाइट पे हो, तभी रेनबो बनता है, ठीक है। मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। मैंने 1-2 बार देखा हुआ है रेनबो। हमारे गांव में वो कभी पहले दिखता था, अब तो नहीं दिखता। पहले पेड़ पौधे ज्यादा होते थे और बारिश भी समय से होती थी, कभी नहीं होती। तो अब तो कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तब रेनबो दिखता भी नहीं। पार्क की तरफ जाओगे ना जहाँ जंगल वगैरह होते हैं,
जंगल होते हैं या मतलब जहाँ घास फूस होते हैं, मैदानी एरिया है, तो वहाँ कहीं दिखे आपको, क्योंकि इसका मेन पर्पज है वाटर ड्रॉपलेट्स जहाँ होंगे और सनलाइट आएगी तभी वो हमें दिखाई देगा। मतलब रिफ्लेक्शन होना चाहिए जैसे भी। ये देखो, ये जो हिली एरिया का दिखा रहा है, ये हिली एरिया में रेनबो हुआ है। यहाँ बारिश हुआ होगा, तो बारिश होने के बाद कुछ वाटर ये नीचे तो बादल होंगे, समझो ऐसे ऐसे हुआ होगा। ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ऐसे ऐसे बादल टाइप के, ठीक है। अब ये इस हमारा क्लाउड है, बादल है। और ऊपर से क्या है, ये इस पे लाइट पड़ा कहीं से। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 600 MB का हो गया, 617 MB का। 1 घंटे का इतना ही वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सोचा रिकॉर्ड करें। 1 घंटे की क्लास 600 MB का हो गया। समझो ये हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये बादल का काम करते हैं। और इसके ऊपर हमारा ब्लू स्काई है, ब्लू स्काई में सन है, ठीक है। तो सन इस पे पड़ेगा ऐसे, या बिल्कुल ऊपर हो या साइड में हो, कहीं भी हो। तो सन की लाइट इस पे पड़ी और लाइट होके रिफ्लेक्ट हुई। जब रिफ्लेक्ट होगी तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। रन दे आप। चलो ठीक है, कल इसका रिवीजन जो आज हमने पढ़ा उसे पढ़ लेना, और नेक्स्ट हम कल पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ का कोई भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन करके मुझे भेज देना शाम तक, ठीक है। ठीक है, चलो बाय।